हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईबीटी गुरुग्राम। तो मैं आज आपके लिए हिस्ट्री का एक नया सेशन लेके आया हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, उसके बेसिक समझे थे, जहां पे हमने एक टॉपिक कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप लास्ट क्लास में जाके देख सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 2500 बीसी के आसपास खत्म होगी और 1750 बीसी में इंडस वैली स्टार्ट होगी एंड 1750 बीसी में क्या हो जाएगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। डिक्लाइन का रीजन बताया था, इकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से सिविलाइजेशन क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी। ओके, 1750 बीसी में सिविलाइजेशन खत्म हुई। अब भारत में क्या चल रहा था 1750 के बाद? भारत में क्या है, मैं बोलूं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या निकल के आता है। देखो 1750 से 1750 बीसी के बाद लगभग 250 साल तक इंडिया में क्या चला उसकी हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती। 250 साल बाद मतलब बीसी में मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो 1750 में से 250 माइनस कर दूंगा तो लगभग 1500 बीसी के आसपास बाहर से फिर कुछ लोगों को आना होगा और वही हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो क्या है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हुई 250 साल बाद बाहर से फिर कुछ लोग आने स्टार्ट हो गए और वहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आएगा। अब कौन ये लोग थे, कब आए थे, कैसे आए थे, वो हम समझते हैं पूरा इस टॉपिक में। ओके, इंडिया का मैप दिख रहा होगा ये। देखो सेम 1500 बीसी के आसपास बाहर से फिर कुछ लोग आए, फिर इसी लोकेशन पे आके बस गए जहां पे क्या चल रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी। दोबारा समझो, 1500 के आसपास बाहर से फिर कुछ लोग आएंगे, उसी लोकेशन पे आके बस जाएंगे जहां पे क्या चल रही थी, इंडस वैली चल रही थी। और इन लोगों को बोला जाएगा आर्यंस, या हिंदी में इन्हें बोलते हैं आर्यन। तो 1500 बीसी के आसपास बाहर से कुछ लोग आए, इसी लोकेशन पे बस गए, इन लोगों को आर्यंस बोला गया और यहीं से हमारा टॉपिक निकल के आया, वैदिक एज। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या निकल के आता है, वैदिक एज या फिर आर्यंस का आगमन। ओके, ये लोग आए थे लगभग 1500 बीसी के आसपास और इंडिया को छोड़ के चले गए लगभग, ये इस लोकेशन को इन्होंने छोड़ दिया 600 की बीसी के आसपास। ओके, टॉपिक का नाम हमने वैदिक एज क्यों दिया है? देखो आर्यंस के बारे में जानकारी हमें वेदों से पता चलती है, उसके साथ साथ यही वो टाइम है जिस टाइम पे भारत में क्या लेके गए थे, वेदास लेके गए थे। तो हमें देखो क्या पढ़ना है इसमें, वेदों के बारे में भी पढ़ना है और आर्यंस की लाइफ के बारे में पढ़ना है कि आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, एक्स वाई से। तो स्टार्ट करते हैं आर्यंस की लाइफ के साथ। ओके, यहाँ से देखते हैं। देखो वैदिक एज टॉपिक का नाम दिया है हमने। 1500 बीसी में ये लोग आए थे, मैंने बताया 600 बीसी के आसपास ये लोग इस जगह को छोड़ के चले गए। तो आर्यंस का टाइम क्या चलता है, 1500 से 600। अब इस पीरियड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली वैदिक यानी जब आर्यंस आए, अर्ली वैदिक टाइम कौन सा हो गया, 1500 से 1000। एक लेटर वैदिक, लेटर वैदिक मतलब जब आर्यंस भारत में अच्छे से रहने लगे। तो वैदिक एज को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, अर्ली आर्यंस का आगमन जब आर्यंस आए, लेटर वैदिक एज में क्या पढ़ेंगे हम लोग, आर्यंस किस तरह से भारत में रहने लगे, जो लास्ट वाला पीरियड होता है आर्यंस। तो वैदिक एज दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अब आर्यंस के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। देखो मैंने बताया था अभी आप लोगों को, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, यहाँ पर आर्यंस आए थे इस जगह पे। ओके, आने के पीछे रीजन क्या था? सबसे पहले आर्यंस थे कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से था आर्यंस, उत्पत्ति कहाँ से थी, कहाँ से ये लोग आ रहे हैं भारत में। अब अलग अलग लोगों ने अपनी थ्योरी दी, किसी ने कहीं से बताया, किसी ने कहीं से। कुछ यहाँ पे राइटर्स के नाम भी है, जैसे कश्मीर बताया बीडी कल्ला ने कि कश्मीर से आए थे। सेंट्रल इंडिया बताया गांधार झा ने। उसके अलावा दयानंद सरस्वती ने बताया था कि ये तिब्बत से आए। बट एक ब्रिटिश थे जिनका नाम था मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर ने बताया कि आर्यंस भारत में आए थे सेंट्रल एशिया एंड रशिया से, और हम लोगों ने मान भी लिया। अब इतने सारे लोग थ्योरी दे रहे हैं, हम लोगों ने मैक्स म्यूलर की बात क्यों मानी, मैक्स म्यूलर के अकॉर्डिंग हम क्यों मानते हैं कि आर्यंस भारत में सेंट्रल एशिया और रशिया से आए थे? देखो मैक्स म्यूलर ने एक थ्योरी दी थी, लैंग्वेज सिमिलैरिटी या भाषा समानता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या था, मैक्स म्यूलर ने बताया था आर्यंस जो भारत में आए कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, संस्कृत,
उस टाइम पे सेंट्रल एशिया और रशिया में भी क्या बोली जाती थी, संस्कृत। तो इस आधार पे हम लोगों ने मान लिया कि आर्यंस कहाँ से आए होंगे, सेंट्रल एशिया रशिया से। आपको यहाँ के पंजाबी बोलने लगे तो समझ जाएंगे ना हम लोग, पंजाब से आया होगा। सेम भारत में कुछ लोग आए हैं, भारत में आके संस्कृत बोल रहे हैं। उस टाइम पे संस्कृत बोली जाती थी सेंट्रल एशिया और रशिया में। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने मान लिया कि आर्यंस कहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया और रशिया से। ये तो हम लोगों ने समझा कि कहाँ से आए थे। अब हमें समझना है आए क्यों थे, रीजन क्या था आर्यंस के आने के पीछे। देखो आर्यंस थे नोमैडिक, नोमैडिक होते हैं बंजारे या घुमक्कड़ या घुमंतु बोलते हैं इन्हें। इनका मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर या फिर कृषि करना। अब ये लोग कृषि की एग्रीकल्चर करते कैसे थे, एक जगह खेती की 10-5 साल यहाँ पे खेती की, जैसे इस जगह की फर्टिलिटी पावर खत्म हुई इस जगह को छोड़ दिया और दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो गए, फिर यहाँ पे खेती की, फिर यहाँ पे खेती की। तो आर्यंस खेती करते हुए क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, घूमते घूमते सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, इधर वाले रीजन से देखो, ये देखो इधर वाले रीजन से इंडिया में आ रहे हैं सेंट्रल एशिया से। जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे आर्यंस, खेती के लिए जरूरी क्या होता है, मिट्टी और पानी। तो इस जगह पे एक साथ 7 नदियां बहती थी और ये प्लेन मैदानी एरिया था जहाँ की मिट्टी भी क्या थी, काफी अच्छी थी। इस वजह से आर्यंस क्या करेंगे, इस लोकेशन पे आके बस जाएंगे। तो मैंने बताया मैक्स म्यूलर के अकॉर्डिंग आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया रशिया से। यहाँ आने के पीछे रीजन क्या था, कृषि करने के लिए आए थे, शिफ्टिंग खेती करते थे, नोमैडिक बन जा रहे थे, जगह जगह घूमते थे। इधर से खेती करते हुए अफगानिस्तान की तरफ से भारत में एंटर करेंगे, तो भारत में सबसे पहले कहाँ पे आएंगे, इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे एक साथ 7 नदियां बह रही हैं और इस लोकेशन पे मिट्टी भी अच्छी है, एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइज मिट्टी है। इस वजह से आर्यंस क्या करेंगे, इस लोकेशन पे बस जाएंगे। तो इतना क्लियर है कहां से आए और क्यों आए भारत में। ओके, नेक्स्ट देखो, ये मैंने बताया मैक्स म्यूलर के अकॉर्डिंग तो सेंट्रल एशिया रशिया से, उसके अलावा कुछ राइटर्स के थ्रू ये कहां से आए थे, कश्मीर, सेंट्रल एशिया और तिब्बत से। अब देखो रिवर्स, मैंने बताया आर्यंस जिस जगह पे आए थे 7 नदियां बहती थी, उस जगह को कहा जाता था सप्त सिंधु। सप्त सिंधु क्यों कहा जाता था, क्योंकि वहां पे एक साथ कितनी नदियां बहती थी, 7 नदियां बहती थी। अब वो 7 नदियां थी कौन कौन सी, ब्यास, सरस्वती, सतलुज, झेलम, रावी, चेनाब और इंडस। अब ये तो आज के नाम है, उस टाइम पे ब्यास को विपाशा के नाम से, सरस्वती सतलुज को सुतुदरी, वितास था झेलम, पुरुषनी रावी और चेनाब को अश्किनी के नाम से जाना जाता था। तो ये 7 नदियां थी, उस जगह को सप्त सिंधु कहा जाता था क्योंकि वहां पे 7 नदियां बह रही हैं। पर ये नदियां और ये उनके पुराने नाम, किस नाम से इन नदियों को जाना जाता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब हमें मेन आर्यंस की लाइफ पढ़नी, आ तो गए भारत में, अब भारत में रह कैसे रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है आर्यंस का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो रहन सहन, लाइफ ऑफ आर्यंस, आर्यंस का जीवन भारत में कैसा था। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ मतलब राजनीतिक जीवन, किस तरह से राजनीति, सोसाइटी किस तरह से चलती है बेसिकली। जो आर्यंस की पॉलिटिकल लाइफ थी वो 4 पार्ट्स में बटी हुई थी। जैसे मैं आज के टाइम की बात करूं, आज की पॉलिटिकल लाइफ, पहले फैमिलीज आती हैं, फैमिलीज मिलती हैं तो विलेज बनते हैं, विलेज बनते हैं तो ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स मिले तो डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से क्या हो जाता है, सेंटर। सेम इन्हीं के टाइम पे भी कुछ ऐसी सिस्टम चलता था। 4 बेसिकली क्या थी यहाँ पे, बेसिक यूनिट्स थी। सबसे पहले मैं बात करूं बेसिक यूनिट, 4 पार्ट्स में बटा हुआ था बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट मतलब आर्यंस की लाइफ की शुरुआत कहां से होती थी। सेम बेसिक यूनिट भी इनकी थी, फैमिली और कुल। ओके, जो फैमिली का हेड होता था उसे बोला जाता था कुलाफा। जैसे आजकल मदर फादर, ऐसे उस टाइम पे फैमिली के हेड को क्या बोला जाता था, कुलाफा। बहुत सारी फैमिलीज मिलती थी तो विलेज बनाती थी या ग्राम बनाती थी, और उस टाइम पे जो इनके ग्राम का हेड या मुखिया होता था उसे बोला जाता था ग्रामीण। बहुत सारे विलेज बनेंगे तो उसे बोला जाएगा विशु, और विशु का हेड किसे बोला जाता था, विशुपति। बहुत सारे विशु मिलके क्या बनाते थे, जन, और जन का हेड होता था, ओके पोप नहीं है, गोप होगा, गोप या फिर गोप, या जिसे क्या बोला जाता था, राजा। तो यहाँ से हमें एक और चीज पता चली, राजा को वैदिक युग में किस नाम से जाना जाता था, गोप के नाम से जाना जाता था। तो आर्यंस की पॉलिटिकल लाइफ में फैमिलीज, फैमिलीज मिलेंगे तो विलेज, विलेज मिलेंगे तो विशु, विशु मिलेंगे तो जन, और जन पे एंड हो जाता था, जन का हेड होता था किंग। उसके अलावा 2 पॉलिटिकल यूनिट्स और थी आर्यंस के टाइम पे।
जिन्हें प्रजापति की दो बेटियां भी कहा जाता था, एक थी सभा और एक थी समिति। ये रफ कर देता हूं मैं, समझो सभा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा दो पॉलिटिकल यूनिट और हैं, एक है सभा और एक क्या है, समिति। पॉलिटिकल यूनिट इन्हें ऐसे समझो दो पंचायत है बेसिकली। आर्यंस के टाइम पे लोगों का ग्रुप होता था जिन्हें क्या कहा जाता था, पंचायत। सबसे पहले पंचायत के बारे में भी हमें यहीं से पता चलता है। एक पंचायत को सभा कहा जाता था, एक पंचायत को समिति। ओके, यहाँ पे 8-9 क्यों लिखा है ये समझा देता हूँ। सभा का जिक्र वेदों में 8 बार पता चलता है और समिति का जिक्र वेदों में कितनी बार पता चलता है, 9 बार पता चलता है। अब थोड़ा सा सभा समिति के बारे में देख लो। सभा, अब ये पंचायत है, ग्रुप है, तो इनका कुछ काम होगा, तभी तो पंचायत है ग्रुप बनाए जाते हैं बेसिकली। तो सभा का काम था जस्टिस प्रोवाइड करना, न्याय देना। समाज में क्या प्रोवाइड करना, जस्टिस या न्याय के लिए कौन काम करती थी, सभा। और इसमें मेंबर्स कौन होते थे, जो रॉयल फैमिली होती थी, शाही परिवार होता था, वो मेंबर होता था सभा का। नेक्स्ट देखो समिति, 9 बार वेदों में जिक्र मिलता है समिति का। समिति का काम होता था टू इलेक्ट किंग, राजा को चुनना। और आम जनता, नॉर्मल पब्लिक या जो प्रजा होती थी, वो किसका पार्ट होती थी, समिति का। तो आर्यंस के टाइम पे या वैदिक एज में दो पंचायत, दो पॉलिटिकल यूनिट या इन्हें प्रजापति की दो बेटियां भी कहा जाता था, सभा जिसका काम है जस्टिस या न्याय देना। और इसमें कौन पार्टिसिपेट, न्याय कौन देगा, राजा और उसकी फैमिली तो देगी न्याय, आम जनता थोड़ी आम जनता को न्याय देगी। तो इसका पार्ट कौन है, रॉयल फैमिली। राजा को कौन चुनेगी, पब्लिक चुनेगी, जनता चुनेगी। तो यहाँ पे समिति का पार्ट कौन होता था, आम जनता या नॉर्मल पब्लिक होती। क्लियर। सभा में जो औरतें पार्टिसिपेट करती थी उन्हें कहा जाता था सभापति। अब एक पॉइंट और समझना, इसका मतलब क्या है, वहां पे राजा वंशागुनत नहीं बन रहा है, यानी फैमिली टू फैमिली नहीं बन रहा है, राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है। वहां पे क्या चल रहा है, पब्लिक अपना राजा चुन रही है। बट ये अर्ली फेज में था, मैंने बताया था ना दो फेज में डिवाइडेड है हमारा, अर्ली और लेटर। अर्ली में क्या था, समिति चुनती थी। लेटर फेज में जाते जाते क्या हो गया था, राजा का बेटा राजा बनने लगा था, यानी फैमिली वंश के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट। तो अब जब राजा का बेटा राजा बनने लगा तो समिति का काम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अर्ली फेज में समिति चलती थी, लेटर फेज में समिति के राइट्स और पावर्स क्या हो गई थी, कम या खत्म हो गई। ओके, नेक्स्ट देखो सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन आर्यंस। 4-5 पॉइंट्स है जो समझने हैं। सबसे पहले मोनोगेमी वाज अलाउड। मोनोगेमी का मतलब है एक शादी। आर्यंस के टाइम पे क्या अलाउ थी, एक शादी अलाउ थी, मोनोगेमी वाज अलाउड। पॉलीगैमी अलाउड फॉर रॉयल क्लास, एक से ज्यादा शादी रॉयल फैमिली के लिए अलाउड थी। रॉयल फैमिली मतलब जो राजा महाराजा उनकी फैमिली होती थी, उसके लिए एक से ज्यादा शादी अलाउड थी। नो सती प्रथा, सती प्रथा नहीं थी। नो चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह भी नहीं चलता था। विडो मैरिज अलाउ, और उसके साथ साथ क्या था, विधवा विवाह क्या था, अलाउ था। उसके अलावा जो एम्पायर है या मैं बोलूं जो सोशल लाइफ है, वो 4 वर्णों में बटी हुई थी। 4 वर्ण से मतलब 4 कास्ट में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। 4 कास्ट चलते थे सोशल लाइफ में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हमें पता चलता है ऋग्वेदा से। और ऋग्वेदा के कौन से मंडल से, 10th मंडल। मंडल मतलब ऐसे समझ सकते हो पार्ट। ऋग्वेदा के कौन से पार्ट या कौन से मंडल से हमें 4 वर्ण के बारे में पता चलता है, 10वें में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके, ये जो कास्ट सिस्टम है ये भी वर्ग के अकॉर्डिंग होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई अगर शूद्र है उसका बेटा शूद्र ही होगा। इनिशियल स्टेज में अर्ली आर्यंस की लाइफ में काम के आधार पे, कोई पूजा पाठ कर रहा है तो वो पंडित होगा, लेकिन अगर पंडित का ही बेटा कोई व्यापार का काम करने लगे तो उसे वैश्य बोला जाएगा। तो काम के अकॉर्डिंग क्या था, वहां पे वर्ण था। लेकिन लेटर फेज में आते आते क्या हो गया था, ये भी वंशागुणत हो गया था। अगर आप शुद्ध, आपके फादर शूद्र हैं तो आप भी क्या कहलाओगे, शूद्रास कहलाओगे, जिसे हम कास्ट सिस्टम बोलते हैं। तो 4 वर्ण चलते थे। शुरुआत में ये काम के आधार पे बटा हुआ था, लेटर फेज में आके क्या हो गए थे, वर्ण डिवाइड हो गए थे, बेसिकली जाति जाति में कन्वर्ट हो गए थे। क्लियर यहां तक, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमिकल लाइफ। इकोनॉमिकल लाइफ मतलब आर्थिक जीवन, कि ये जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे, कैसे रहते थे।
क्या खाते थे, क्या पीते थे, मतलब इन सर्वाइव कैसे कर रहे थे सोसाइटी। तो ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करते थे। एक था एग्रीकल्चर, कृषि खेती करते थे, उसके अलावा पोस्टल या डोमेस्टिकेशन मतलब पशुपालन। तो आर्यंस जो थे दो चीजों के ऊपर अपनी जीवन निर्वाह, इकोनॉमिकल लाइफ आर्थिक जीवन दो चीजों के ऊपर निर्वाह करता था, एग्रीकल्चर और पोस्टल। तो पहले एग्रीकल्चर से देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंट बनता है या क्या करते हैं। एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूं, मेन क्रॉप्स मुख्य फसलें होती थी व्हीट एंड राइस, गेहूं तथा चावल। व्यापार करते थे मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान के साथ। मेसोपोटामिया कौन सी जगह है, जो इराक वाली जगह। तो मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान के साथ इनका व्यापार चलता था क्रॉप्स का। करेंसी, अब व्यापार कर रहे हैं तो कोई ना कोई करेंसी का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। फॉर वास्ट ट्रेड गोल्ड कॉइन्स, फॉर स्मॉल ट्रेड ओके बार्लर गलत है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, चीजों के बदले चीजें देना, ये समझो। अगर इन्हें कोई वास्ट बड़ा व्यापार करना है तो ये किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स का। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा व्यापार करना है तो ये किसका इस्तेमाल करते थे, बार्टर सिस्टम का, मतलब चीजों के बदले चीजें देते थे। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अर्ली फेज में ये बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, लेटर फेज में क्या आ गए थे यहाँ पे, गोल्ड कॉइन्स। तो एग्रीकल्चर में मेन क्रॉप्स है व्हीट एंड राइस। व्यापार मेसोपोटामिया अफगानिस्तान के साथ चल रहा है। करेंसी वास्ट ट्रेड, बड़े व्यापार के लिए गोल्ड कॉइन्स, और छोटे व्यापार के लिए क्या कर रहे हैं ये, बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल। या हम बोल सकते हैं अर्ली फेज में इनके में बार्टर सिस्टम चल रहा है, और लेटर फेज में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, गोल्ड कॉइन्स का। इकोनॉमिकल में एग्रीकल्चर से समझ आया पॉइंट्स। ओके, अब ये मेसोपोटामिया अफगानिस्तान तक जा रहे हैं तो कोई पोर्ट भी होगा इनका। वेदों से हमें पता चलता है कि गंगा के किनारे था, किस जगह था लोकेशन नहीं पता चलती, इसलिए पोर्ट क्या हो गया, गंगेटिक डेल्टा। बंदरगाह क्या हो गया इनका, गंगेटिक डेल्टा। क्लियर है यहाँ तक। इकोनॉमिकल लाइफ में एग्रीकल्चर क्लियर है, एग्रीकल्चर में लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब मैं यहीं पे पोस्टल बता देता हूँ, पोस्टल की कोई स्लाइड नहीं है। पशुपालन में जो इनका मेन एनिमल था वो था काऊ, गाय। गाय को जो पूजने की प्रथा है, जो माता मानने की प्रथा है, वो किस युग से आई है, आर्यंस के टाइम से आई है। गाय को माता मानते थे। उसके अलावा पुजारी को दान करने के लिए गाय का इस्तेमाल करते थे। बार्टर सिस्टम की तरह भी गाय का इस्तेमाल करते थे। तो गाय इस युग में सबसे महत्वपूर्ण पशु था, ये सबसे क्या था, इंपॉर्टेंट एनिमल था। गाय के नाम पे एक दो वर्ड थे, गोधुली एंड गव्युति। गोधुली एक वर्ड था, वो भी इस्तेमाल होता था जो शाम का समय होता था, या जो टाइम होता था इवनिंग का, उसे मेजर करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे, गोधुली का। गोधुली दो शब्दों से मिलकर बना है, गो मतलब गाय, धुली मतलब धूल। जब गाय एक साथ चरने जाती थी, शाम को एक साथ वापस आती थी, तो शाम वाला जो टाइम होता था, एक साथ जब गाय आती थी तो उनके पैरों से धूल उड़ती थी, तो उस समय को क्या बोलते थे, गोधुली। तो एक गोधुली वर्ड कहाँ से आया है, गाय से ही आया है, जिसका इस्तेमाल ये किस लिए कर रहे हैं, टाइम के लिए कर रहे हैं। अदर एनिमल्स में लॉयंस थे, पालतू नहीं थे, लॉयन इनके टाइम पे थे। शीप थे, उसके अलावा अगर मैं बात करूं हॉर्सेस यहाँ पे थे। तो ये कुछ अदर फेमस एनिमल्स थे। तो इकोनॉमिकल लाइफ समझ आई, एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हैं, और पोस्टल में ये लोग क्या कर रहे हैं। पोस्टल में सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल गाय, जिसके नाम पे गोधुली गव्युति शब्द का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखो, धार्मिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ। धार्मिक लाइफ में अगर मैं बात करूं तो ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ये करते थे वर्शिप ऑफ नेचर, प्रकृति की पूजा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, रिलीजियस लाइफ में वर्शिप ऑफ नेचर, प्रकृति की पूजा, मतलब जो इनके सामने चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसकी पूजा करते थे। अग्नि को पूजते थे, जिसे लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति की देवी कहा जाता था। यमा यमदूत को पूजते थे, लॉर्ड ऑफ डेथ होते हैं जो। इंद्र को पूजते थे, लॉर्ड ऑफ रेन। उसके अलावा पशुपति की पूजा करते थे, जिन्हें कहा जाता था लॉर्ड ऑफ एनिमल। तो रिलीजियस लाइफ में वर्शिप ऑफ नेचर, प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति में जो एग्जिस्ट करती हैं, आग, इंद्र, बारिश, मृत्यु, पशुपति, पशुओं के देवता, इन सब की क्या कर रहे हैं लोग, पूजा कर रहे हैं। ओके, आग के चारों तरफ फेरे लेने वाली प्रथा भी कहां से आई है, यहीं से आई है। आग को बहुत पवित्र माना जाता था इस युग में।
क्लियर है? धार्मिक लाइफ। उसके अलावा मैंने बताया ना, राजा वंशागुनत नहीं होता था। राजा क्या होता था? वंश के अकॉर्डिंग नहीं चलता था। हाँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लो। लैंग्वेज, लैंग्वेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, संस्कृत। राजा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लो। मैंने बताया जनरेशन के अकॉर्डिंग चलता था अर्ली लाइफ में। लेटर में क्या हो गया था? राजा का बेटा राजा बनने लगा। राजा की कोई परमानेंट स्थायी सेना नहीं होती थी, जरूरत पड़ने पर एम्पायर के लोग ही इकट्ठा होकर युद्ध लड़ते थे। जो लड़ाइयां होती थी, ये है बैटल। बैटल किसके लिए होती थी? जानवरों के लिए होती थी। लड़ाइयां बेसिकली जानवरों के लिए की जाती थी, सल्तनत के लिए लड़ाइयां यहाँ पर नहीं होती। घोड़े, गाय, इनके लिए क्या होती थी? यहाँ पे लड़ाइयां होती थी। टैक्स, राजा को जो टैक्स दिया जाता था उसे बलि टैक्स कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा टैक्स चलता था। तो जो जनता राजा को टैक्स देती थी उस टैक्स को किस नाम से जाना जाता था? बलि टैक्स के नाम से। तो लैंग्वेज संस्कृत थी। राजा शुरुआत में जनरेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता था बेसिकली। बाद में क्या हो गया था? किंग, राजा का बेटा क्या बनने लगा था? राजा बनने लगा। तो शुरुआत में पब्लिक सिलेक्ट करती थी राजा। आर्मी नहीं थी राजा की। और युद्ध हमेशा किसके लिए होते थे? बेटर जानवरों के लिए। टैक्स दिया जाता था, उस टैक्स को कहा जाता था बलि टैक्स। ओके, नेक्स्ट देखो। मैंने बताया इस जगह पे ये लोग रह रहे हैं, पंजाब पाकिस्तान वाले रीजन पे, यहाँ पे सप्त सिंधु वाली जगह पे। डिक्लाइन, इनका अंत क्यों हुआ? देखो, अंत से मतलब है, अंत से मतलब खत्म नहीं हुए। अंत से मतलब है इस जगह को आर्यंस ने क्यों छोड़ दिया बेसिकली। और जब आर्यंस यहाँ पे रहने लगे, लगभग 800-900 साल तक भारत में रहे और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे रहे, तो आसपास की जो जनजातियां थी वो आर्यंस पे अटैक करती थी और इन्हें लूटती थी। अब इन अटैकों से परेशान होने लगे और धीरे धीरे इन्होंने इस जगह को छोड़ना क्या किया? चालू किया। अब धीरे धीरे यहाँ से जाना स्टार्ट करेंगे। कुछ जहां से आए थे अपनी कंट्री वापस चले गए और कुछ इंडिया में कहां पे आ गए? अंदर की तरफ आ गए। तो इस तरह से 600 बीसी तक आर्यंस ने क्या कर दिया? इस जगह को कंप्लीटली खाली कर दिया। तो रीजन क्या आता है? ट्राइबल अटैक। आसपास की जनजातियों ने आक्रमण किए, आर्यंस ने इस जगह को छोड़ना शुरू किया और 600 बीसी तक आर्यंस ने इस जगह को क्या कर दिया? कंप्लीटली खाली कर दिया। क्लियर है यहां तक? तो देखो क्या क्या देखा हम लोगों ने। सबसे पहले मैंने बताया इस जगह पे आर्यंस आके रह रहे थे। नेक्स्ट, आर्यंस की लाइफ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अर्ली लाइफ एंड लेटर लाइफ। आर्यंस जिस जगह पे रहते थे सप्त सिंधु कहा जाता था, 7 नदियां बहती थी। कुछ थियोरोलॉजिस्ट ने बताया कि आर्यंस कहां से आए थे, बट सबसे ज्यादा मत किसके हैं? मैक्स म्यूलर के। मैक्स म्यूलर ने बताया कि सेंट्रल एशिया और रशिया से आए। नेक्स्ट, आर्यंस की लाइफ देखी। पॉलिटिकल लाइफ में 4 पार्ट्स में बटी है, फैमिली, विलेज, विश्व और सबसे लास्ट में जन। प्रजापति की 2 बेटियां कौन कौन सी थी? सभा और समिति, जो 2 क्या थी बेसिकली? पॉलिटिकल यूनिट। सोशल लाइफ, विडो मैरिज अलाउ थी, एक शादी अलाउ थी, सती प्रथा नहीं थी। उसके अलावा 4 वर्ण। इकोनॉमिकल में एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, पोस्टल कर रहे हैं, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट एनिमल कौन सा इनके टाइम पे? काउ। रिलीजियस लाइफ में ये वर्शिप ऑफ नेचर कर रहे हैं, लैंग्वेज संस्कृत बोल रहे हैं। और राजा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राजा की कोई आदमी नहीं होती। डिक्लाइन, ट्राइबल अटैक की वजह से राजा का क्या हो गया? राजा का नहीं मतलब ट्राइबल अटैक की वजह से क्या हुआ? आर्यंस का डिक्लाइन हो गया। और 600 बीसी तक आर्यंस ने इस लोकेशन को क्या कर दिया? पूरी तरह से खाली। ठीक है, समझ आया हुआ यहाँ पे? वैदिक एज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमने वैदिक एज कंप्लीट किया है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक लेके आएंगे। होप सो आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।